आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर हमारा पहला शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंग मूवमेंट। पार्ट है इसका थर्ड, यानी कि तीसरा भाग है और दो पार्ट आपके ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देखिए। और ये अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे जाओ, सर्च में क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप सर्च करोगे आप टेलीग्राम में जाके तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें आज की डेट में 2275 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में टॉपिक लेकर चल रहे हैं शीत युद्ध के दायरे। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता और शायद ही कभी कोई क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कराते हुए चलूंगा, क्या पता इस बार क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। शीत युद्ध के दायरे का मतलब क्या होता है आपको ये समझना है। देखिए, शीत युद्ध अभी तक हमने पार्ट 1 में पार्ट 2 में ये पढ़ा था कि दो महाशक्तियां जो थी USA और दूसरी तरफ जो USSR था यानी कि सोवियत संघ जो था, इन दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता थी, कंपटीशन था, दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे थे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई भी युद्ध नहीं हुआ, यानी कि 1945 से 1991 तक की अगर हम बात करें, जब तक ये शीत युद्ध का दौर हम मानते हैं लगभग 45 साल के करीब, तो इस समय के दौरान अगर हम बात करें तो कोई इन दोनों के बीच में युद्ध नहीं हुआ और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बची रही। तो क्या इसका मतलब हम ये मान लें कि उस समय इन दोनों के बीच में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि आपस में युद्ध हो जाए? आप कहोगे बिल्कुल ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान हमने देखा था दोनों के साथ ऐसी कंडीशन, मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, पर वहां पे युद्ध नहीं हुआ। क्या ऐसी और भी कोई मतलब घटनाएं हुई हैं? तो हम कह सकते हैं यस, और भी कुछ घटनाएं हुई हैं जहां पे ऐसी स्थिति थोड़ी बहुत बन गई थी युद्ध जैसी, पर वास्तव में वहां पे युद्ध हुआ नहीं। तो शीत युद्ध के दौरान कुछ जगह पे खूनी लड़ाइयां हुई, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी युद्ध नहीं हुए, पर युद्ध हुए, पर बहुत मामूली युद्ध हुए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, USA और USSR यानी सोवियत संघ और अमेरिका, USA में शामिल कुछ देश और USSR में शामिल कुछ देश, इनके बीच में कई बार ऐसी छोटे मोटे युद्ध हो गए जो मामूली युद्ध थे, जिसने कभी भी महाशक्तियों को आपस में नहीं लड़वाया, यानी कि वो देश आपस में लड़ गए, समझौता हो गया या फिर उनके बीच में लड़ाई जैसा माहौल हो गया, युद्ध जैसा माहौल हो गया, पर कहीं ना कहीं वो माहौल जो था केवल हुआ पर युद्ध नहीं हो पाया। कुछ जगह पे छोटे मोटे युद्ध भी हो गए, लेकिन महाशक्तियों ने आपस में युद्ध नहीं लड़ा। तो यही जो स्थितियां थी ना, इसको हम पढ़ते हैं शीत युद्ध के दायरे में। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए, जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं ना, तो हमारा अर्थ ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां पे विरोधी खेमे कौन से? एक तरफ से अमेरिका वाला, दूसरी तरफ से USSR वाला, यानी इनके जो विरोधी खेमे थे, इनके जो देश थे, ठीक है, इसमें जो बड़े देश थे, उनके बीच में संकट के अवसर आए। ऐसा हुआ कि इन दोनों खेमों वाले देशों में कभी कभी संकट के अवसर आ गए। कुछ जगह पे तो युद्ध भी हो गए, लेकिन वो युद्ध मामूली युद्ध आप कह सकते हो, ठीक है, उसने बड़े युद्ध का रूप नहीं लिया। कुछ जगह पे युद्ध की संभावना बन गई, लगा कि भाई युद्ध हो जाएगा, पर युद्ध हुआ नहीं। लेकिन बातें जो थी एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ पाई और मामला जो था शांत हो गया, बिना किसी भयंकर लड़ाई झगड़े, बिना किसी भयंकर युद्ध के वो मामला जो था शांत हो गया। यानी कि आपको यही जो चीजें पढ़नी थी वो शीत युद्ध के दायरे में पढ़नी थी। अब देखिए, कोरिया जो है, वियतनाम जो है, अफगानिस्तान जो है, इन क्षेत्रों में भी कुछ छोटे मोटे युद्ध हुए और यहाँ पे जनहानि भी हुई, यानी कि लोगों को नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर भी बड़ा युद्ध, विश्व युद्ध नहीं हो पाया, मामूली युद्ध बनकर रह गए। और ऐसे ही अगर हम आगे देखें तो शीत युद्ध के दौरान कुछ खूनी लड़ाइयाँ हुई थी, जैसे कि आप देखोगे लेकिन ये संकट जो था ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप नहीं ले पाया, ठीक है। दोनों महाशक्तियां कोरिया में 1950-53, बर्लिन में 1958 और 62, कांगो में 1960 के दशक के शुरुआत में, ठीक है, बिल्कुल मुठभेड़ की स्थिति में आ गई थी, यानी कि अब दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा, ऐसी स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन फिर भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, इसीलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है और पेपर में इतने ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, चांस कम है, बट कहां से आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो आप इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करते हुए चलो।
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखो कि देखो, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ सोवियत संघ है, लेकिन इनके बीच में जो प्रतिद्वंद्विता चल रही है, तो इसमें मध्यस्थता, इनके बीच में मध्यस्थता कराने भी कोई दूसरे देश आए हैं। दूसरे देश जैसे कि भारत ने भी मध्यस्थता कराने की कोशिश की है, और इनके देशों, इनके साथ जो देश थे उनमें भी कोशिश की है। एग्जाम्पल के लिए अगर नेहरू की बात करें हम, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहां से केवल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे बनेगा कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी, तो आप सीधा बोलोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां से बन चुका है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। यहीं पे अगर हम कांगो की बात करें, यहां पे भी संकट गहरा गया था। तो यहां पे जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है, इसके जो महासचिव हैं उन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन याद रखने थे। बस ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं बस। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, और यहां से शुरू होता है हमारा एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको ये समझना है। देखिए, 2 ध्रुवीयता को चुनौती गुट निरपेक्षता, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए हुआ क्या, 1945 के बाद दुनिया जो थी 2 गुटों में बट गई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। इन्होंने क्या करा, अपने अपनी तरफ बहुत सारे देशों को अपने अपने गुट में शामिल कर लिया। अमेरिका ने भी यूरोप को जब बांट दिया गया था, जर्मनी को जब बांट दिया गया था, तो जो पश्चिमी वाला क्षेत्र था वो ज़्यादातर सारे देश यूएसए के उसमें चले गए थे, प्रभाव में आ गए थे। और जो पूर्व वाला जो क्षेत्र था वो सारे ज़्यादातर देश किसके प्रभाव में आ गए थे, यूएसएसआर के प्रभाव में आ गए थे। यानी दुनिया को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट लिया था। ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे शुरू होती है एक तीसरी कहानी। अब ऐसे में क्या था कि भाई बहुत सारे ऐसे देश थे जो इस समय में नए नए आज़ाद हो रहे थे गुलामी से। जैसे कि भारत की बात करें, आपको पता है कि भारत जो आज़ाद हुआ है 1947, 1947। ऐसे ही श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ है। और बहुत सारे देश हैं जो 1945 से लेके आगे 50, 55, 60, 62 तक आज़ाद होते रहे धीरे 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 धीरे। अब ऐसे में क्या कंडीशन आ गई, भारत 1947 में आज़ाद हुआ है, ठीक है। अब उसके सामने आज़ादी तो मिल गई, अब आप उसके सामने फिर से 2 ऑप्शन है, या तो वो अमेरिका में शामिल हो जाए या तो वो सोवियत संघ में शामिल हो जाए। अब ऐसे में अगर मान लो भारत अमेरिका में शामिल हो जाता है तो अमेरिका की बात माननी पड़ेगी, यानी एक तरह से हम अमेरिका के गुलाम हो गए। अगर मान लो सोवियत संघ महाशक्ति में भारत शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें सोवियत संघ के अकॉर्डिंग चलना होगा, यानी कि हमें आज़ादी तो मिली पर वो आज़ादी केवल नाम की आज़ादी रह जाएगी। और कहीं ना कहीं दोबारा से जो स्वतंत्र देश हैं, नव स्वतंत्र देश हैं, जो नए स्वतंत्र देश हो रहे हैं, उनके सामने दोबारा से फिर वही खतरा हो जाएगा, कहीं वो दोबारा से गुलाम ना हो जाए। समझ गए, यानी कि जो देश अभी अभी आज़ाद हो रहे थे, आज़ादी मिली उन्हें, चाहे कोई ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, कोई फ्रांस से आज़ाद हुआ, कोई किसी और देश से आज़ाद हुआ, अब उनके सामने फिर से वही ऑप्शन है, या तो अमेरिका में शामिल हो जाओ या सोवियत संघ में शामिल हो जाओ। तो ऐसे में इन देशों ने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि ना तो हम अमेरिका में शामिल होंगे, यानी इन देशों ने कहा कि ना तो हम यूएसए में शामिल होंगे और ना ही हम यूएसएसआर में शामिल होंगे, यानी ना तो हम सोवियत संघ में शामिल होंगे। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों गुटों से अपने आप को दूर रखेंगे। इसी को कहा गया नॉन अलाइन मूवमेंट, या फिर आप कह सकते हो गुट निरपेक्षता आंदोलन या गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि हम दोनों ही गुटों से दूरी बना के रखेंगे। ना तो हम यूएसए वाले गुट में शामिल होंगे, ना हम यूएसएसआर वाले गुट में शामिल होंगे, हम दोनों से अपने आप को दूर रखेंगे। इसी को गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है। तो बिल्कुल आसान है एकदम, आपको अच्छे सिंपल शब्दों में समझाया, आराम से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने थ्योरी पे और थोड़ा सा समझते हैं इसे। तो देखिए, 2 ध्रुवीयता को चुनौती जो थी वो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने थी। क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने दुनिया को 2 खेमों में बांट लिया। एक पूर्वी खेमा सोवियत संघ वाला, दूसरा पश्चिमी खेमा अमेरिका वाला। अब ऐसे में जो नव स्वतंत्र देश थे, जो नए नए आजाद हो रहे थे, उसके बाद इन देशों के सामने फिर से गुलाम हो जाने का खतरा था। अगर अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका के गुलाम हो जाएंगे एक तरह से, सोवियत संघ में जाते हैं तो सोवियत संघ के गुलाम हो जाते हैं। तो इस विकट परिस्थिति में कुछ देशों ने दोनों खेमों से, यानी दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखने का फैसला किया, यानी कि दोनों गुटों से दूरी बनाने का फैसला किया। इसे क्या कहा जाता है, इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से, इस घटना को गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
तो ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है इसने दोनों ध्रुवों को यानी यूएसए और जो यूएसएसआर था दोनों को चुनौती दे दी और उनसे अलग हो गए। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करें तो इसकी नींव तो 1955 में बॉन्डुंग सम्मेलन में ही पड़ चुकी थी। ठीक है, वहीं से शुरुआत हो चुकी थी इसकी। तो अब देखते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था इसके लिए क्या हुआ, इसकी शुरुआत इसकी नींव तो 1955 में ही पड़ चुकी थी। वहीं से आइडिया आ गया था कि कुछ ऐसा करना चाहिए हम सभी को। तो हुआ कैसे कि गुट निरपेक्ष के जो 3 प्रमुख नेता हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों नाम याद रखो। युगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्रोज टीटो, भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर। ये तीनों अच्छे दोस्त थे, यानी इन तीनों की गहरी दोस्ती थी। और 1956 में, यानी 1955 में नींव डल गई थी, आइडिया आ चुका था इस चीज का। 1956 में इन्होंने क्या करी, एक मीटिंग की और वो मीटिंग सफल रही। और वहां पे कुछ फैसला ऐसा हुआ कि भाई हम क्या करेंगे, अपने आप को इन गुटबाजी से दूर रखेंगे। ठीक है, ये फैसला हुआ और इनको सपोर्ट कर दिया 2 और लोगों ने, यानी इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामया नक्रुमा, इन्होंने इनको सपोर्ट कर दिया। तो ये टोटल 5 नेता जो हैं ये गुट निरपेक्ष के संस्थापक नेता कहलाते हैं। देखिए, अब मैं बार बार पढ़ाता रहता हूं तो मुझे ये नाम बिल्कुल रट गए हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूं, पर आप थोड़े से ये नाम याद रखें। कई बार इस बार जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जाने के चांस हैं, घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 5 नाम याद होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता जो थे, ये 5 नेता गुट निरपेक्ष के संस्थापक नेता कहलाते हैं। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ था, अब ये जो आंदोलन है इसका सम्मेलन हुआ, ये इससे भी एक क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लो आपसे ये पूछ लेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन था वो कब और कहाँ हुआ, तो आप बोलोगे कि भाई वो 1961 में हुआ था। अब पूछेंगे कहाँ पे हुआ था, तो आप कह दोगे बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 25 सदस्य देश शामिल थे। और यहाँ पे बात करते हैं, फिर अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुट निरपेक्ष का जो 14वां सम्मेलन जो था वो कब और कहाँ हुआ, तो आप कहोगे सन 2006 में हुआ। पूछेंगे कहाँ पे हुआ, तो आप कहोगे हवाना क्यूबा में हुआ। और कितने देश थे, 116 देश तो सदस्य देश थे और 15 पर्यवेक्षक देश इसमें शामिल हुए थे। तो यहाँ पे देखिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था या कब हुआ था। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन से भारत को क्या लाभ हुए। हेडिंग आपके सामने रखी है मैंने कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था उससे भारत को क्या फायदा हुआ। तो देखिए, भारत जो था वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया था और दोनों महाशक्तियों से भारत ने अपनी दूरी बना रखी थी। तो भारत को बहुत सारे फायदे हुए, तो उसको हम एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, भारत जो था अंतरराष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर अपने हित में ले पाया। अब एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। मान लो, हम मान लेते हैं 2 कंडीशन हमारे सामने थी, एक थी यूएसए में शामिल होना और एक थी यूएसएसआर में शामिल होना। मान लीजिए हम अमेरिका में शामिल हो जाते, तो क्या शामिल होने के बाद हम अपने अंतरराष्ट्रीय फैसले बिल्कुल स्वतंत्र होकर, एकदम आजाद होकर अपने तरीके से अपने फायदे में क्या कोई फैसला ले पाते? तो हमारा जवाब है नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर दबाव होता हमारे ऊपर दबाव होता अमेरिका का, यानी कि यूएसए का। अब मान लो अगर हम यूएसएसआर में शामिल हुए होते तो क्या हम कोई फैसला स्वतंत्र होकर ले पाते? तो यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी, नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे ऊपर दबाव होता यूएसएसआर का। तो इसलिए हमको ये फायदा हुआ कि जब हम दोनों गुटों से दूर रहे तो हम अपने अंतर्राष्ट्रीय फैसले बिल्कुल आजाद होकर अपने ही हित में ले पाए, पहला पॉइंट। दूसरा, भारत जो है दोबारा से गुलाम होने से बच गया। ठीक है, अब मान लो अगर हम अमेरिका या सोवियत संघ में चले जाते तो कहीं ना कहीं बात वही हो जाती कि अभी हम आजाद हुए और फिर से महाशक्ति में शामिल है, कहीं ना कहीं अब हम महाशक्ति के गुलाम हैं, हमें महाशक्ति के अनुसार काम करना पड़ता। कोई फैसला हम लेते तो महाशक्ति के अकॉर्डिंग लेते, उसके खिलाफ हम जाते तो नहीं हो पाता। ठीक है, तो समझ गए ना, तो गुलाम होने से बच गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, ये सबसे बड़ा जो मुझे फायदा लगता है वो ये तीसरा है। भारत हमेशा से ऐसी स्थिति में रहा कि अगर कोई एक महाशक्ति भारत के खिलाफ हो जाए तो दूसरी महाशक्ति उसके करीब, वो भारत जो है दूसरी महाशक्ति के करीब जा सकता है। एग्जाम्पल,
भारत है स्वतंत्र, ठीक है, ना तो वो यूएसए में शामिल हुआ है और ना ही वो यूएसएसआर में शामिल हुआ है। अब मान लो यूएसए भारत के खिलाफ हो रहा है, भारत पे दबाव बना रहा है, तो भारत तो स्वतंत्र है, तो वो तुरंत चला जाएगा यूएसएसआर के पास। और मान लो सेम यूएसएसआर करता है तो भारत स्वतंत्र जा सकता है यूएसए के पास। यानी भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाएगी तो वो दूसरे के पास जा सकता है, उसके पास दोनों रास्ते खुले हुए थे, ठीक है। ऐसे में कोई भी महाशक्ति ना तो भारत पे दबाव बना सकती थी जबरन, ना ही मतलब भारत पे धौंस जमा सकती थी अपनी। तो ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। और दूसरा क्या है, अपनी संप्रभुता, अपना सम्मान और अपनी स्वतंत्रता को हम बरकरार रख पाए। अगर हम नहीं करते, मतलब गुटनिरपेक्षता का में शामिल नहीं होते, किसी महाशक्ति में शामिल होते, तो कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता हमारी नहीं रहती, हमारी स्वतंत्रता हमारी नहीं रहती, कहीं ना कहीं हमें महाशक्तियों के पिछलग्गू बन जाते हम, कहीं ना कहीं महाशक्तियों के अनुसार हम चलते। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल एकदम से याद रखने हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया, डीप समझाया, उदाहरण के साथ। एकदम ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलो और एकदम याद कर लें इस चीज को। अब एक और क्वेश्चन, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति थी, आप सब जानते हैं कि भारत दोनों महाशक्तियों में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना भी की थी, ठीक है। आलोचना की थी, लोगों ने बहुत कमियां निकाली थी भारत में, बहुत सारी बुराइयां की थी भारत की। आखिर क्या कहा था जो एक्सपर्ट थे या जो पर्यवेक्षक थे या दूसरे देश के लोग जो थे, वो क्या कहते? तो देखिए, जो आलोचक थे, जो मतलब कमियां निकालने वाले थे, उनका मानना है कि भारत जो है गुटनिरपेक्ष, भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति है वो सिद्धांत विहीन है, यानी उसका कोई सिद्धांत वगैरह नहीं है। भारत जो है वो मतलब सही नहीं है, वो ऐसा कहते थे। वो कहते थे कि भारत जो है अपने राष्ट्रीय हित, यानी अपने खुद के हितों में, अपने खुद के फायदे को साधने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है, ऐसा वो कह रहे थे। ये भी कहते थे कि भारत जो है उसका जो व्यवहार है वो स्थिर नहीं है, यानी भारत का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे, कहां चला जाए, किससे शामिल हो जाए, ऐसे कहते थे कि उसका व्यवहार भी स्थिर नहीं है। आलोचक ये भी कहते हैं कि भारत ने 1971 में, देखिए यहां ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्या हुआ था भाई कि 1971 में भारत का युद्ध हुआ था, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। उस टाइम पे कौन पीएम थी? इंदिरा गांधी उस टाइम पे देश की पीएम थी, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय में ये 1971 वाला युद्ध हुआ था, तो उसी समय बांग्लादेश स्वतंत्र देश बनवा दिया गया था। तो इस समय क्या हुआ कि भाई भारत को मदद की जरूरत थी, तो भारत ने सोवियत संघ से मदद भी ली थी और सोवियत संघ ने भारत को मदद भी की थी। भारत ने उस समय सोवियत संघ से एक 20 वर्ष की संधि कर ली थी, 20 वर्षीय संधि कही जाती है वो, यानी हमने एक ट्रीटी कर ली थी, संधि कर ली थी ऐसी की जो 20 वर्ष की संधि थी, ठीक है। 20 वर्षीय संधि कुछ इस प्रकार से कही जाती है। तो वो जो संधि हुई, मित्रता की, दोस्ती की जो संधि हुई, इस संधि को जो दूसरे देश थे या जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये संधि जो है ये गुटनिरपेक्षता के खिलाफ है, ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ माना उन्होंने कहा, कुछ ने तो ये भी कह दिया कि भारत तो ढोंग करता है झूठ मूठ का, यानी भारत तो झूठ मूठ में दिखाता है सबके सामने कि मैं तो गुटनिरपेक्ष हूं, बट रियलिटी यह है कि वो सोवियत संघ में शामिल है। क्यों? उनको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि भारत ने सोवियत संघ से संधि की थी। और दूसरा क्या है कि भाई भारत के रिलेशन सोवियत संघ से बहुत अच्छे थे। आपको ये पता होगा कि सोवियत संघ से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और उसके बाद अगर हम रूस की बात करें, रसिया की बात करें, तो सोवियत संघ के बाद रसिया से भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे। तो इन अच्छे रिलेशन को देखते हुए लोगों ने, मतलब कुछ दूसरों ने, जिन्होंने कमियां निकाली थी या जिन्होंने आलोचना की थी, उन्होंने ये बोल दिया था कि भारत जो है वो ढोंग करता है गुटनिरपेक्षता का, और सच्चाई तो ये है कि वो सोवियत संघ में शामिल है। तो ये हो गई भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना। और यहां पे मैंने बताया था भारत को क्या फायदा हुआ गुटनिरपेक्षता में शामिल होने से। तो दोनों पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको टॉपिक कम ले रहा हूं, पर मैं आपको थोड़ा डीप समझा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए, क्वेश्चन इसके बाहर से आपके नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। और यहाँ पे आपको याद रखना है, एक टफ टॉपिक है, एक मुश्किल टॉपिक है, जिसे कहते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति ना तो तटस्थता है ना ही पृथकवाद है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैंने आपको लास्ट पार्ट में रखा है। लास्ट पार्ट में मैं सारा फोकस उस एक सेपरेट टॉपिक पे करूंगा, और एक और टॉपिक आपका बचा हुआ है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था वाला। तो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस होते हैं वहां से। तो मैं दोनों टॉपिक आपको लास्ट पार्ट में बता दूंगा, और यहां से हमारा 4 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो है मोस्टली आपके इस वीडियो में से आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए मैं आपको आने वाले समय में प्रैक्टिस सेट वगैरह लाइव क्लास कराऊंगा, तो एमसीक्यू वहां पे करा दूंगा। फिलहाल हम जल्दी से चैप्टर की थ्योरी खत्म कर लेते हैं।
ठीक है, दोनों बुकों के, उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू वगैरह। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दें, प्लीज़ शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।